मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के वक्त गहलोत सरकार पर फोन टैप करने के आरोप लगे थे। उस वक्त कुछ ऑडियो भी सामने आए थे। अब इसे लेकर गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दावा किया है कि अशोक गहलोत ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थी और उसमें विधायकों की यानी एमएलएस की खरीद फरोख्त की बात थी। और इस ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने कहा था। उनके कहने पर ही लोकेश शर्मा ने यह ऑडियो क्लिप वायरल की। लोकेश शर्मा ने दावा किया है कि अशोक गहलोत ने 2020 में सचिन पायलट गुट के विधायकों के फोन टैप करवाए और यह साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। तो बड़ा आरोप लगाया है लोकेश ने, जो कि गहलोत के ओएसडी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। और लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत के साथ उनकी बातचीत का एक ऑडियो भी जारी किया। आपको सुनाते हैं इस ऑडियो क्लिप के जरिए क्या दावा किया गया है। जी सर, तो अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना? हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर सीएमआर का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। और जयपुर से मेरे सहयोगी भवानी सिंह सीधे हमारे साथ जुड़े। भवानी, लोकसभा चुनावों के वक्त इस तरह से ये गंभीर आरोप जो उनके ओएसडी रह चुके हैं अशोक गहलोत के, वो लगा रहे, किस तरह से देखे, क्या है ये पूरा मामला? देखिए पंकज, काफ़ी गंभीर मामला है और वो भी ऐसे वक्त में जब कल राजस्थान के अंदर दूसरे पेज की वोटिंग हो रही है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जिनका फ़ोन टैप कराने की बात है वो जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन पायलट जो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा आरोप है ये है कि सचिन पायलट के फ़ोन टैप कराए अशोक गहलोत ने, गजेंद्र सिंह के फ़ोन टैप कराए गए और उस टैप का जो एक सबूत के तौर पर उन्होंने पेन ड्राइव के अंदर अशोक गहलोत के साथ में जो लोकेश शर्मा की बातचीत हुई है, जो दावा लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि उनके पास जो ऑडियो है उसके अंदर अशोक गहलोत उनको कह रहे हैं कि एक पेन ड्राइव दी, फिर उसके बाद में उस पेन ड्राइव के अंदर जो फ़ोन की कुछ रिकॉर्डिंग थी और उनको मीडिया पे वायरल करने के लिए कहा। उसके बाद में उस फ़ोन को और जो उस पेन ड्राइव को नष्ट करने के लिए कहा था, उसी पेन ड्राइव को लेकर आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर जांच एजेंसी उनसे पूछेगी तो वो सारे सबूत देने के लिए तैयार है। फ़ोन टैपिंग पंकज कानूनन बड़ा अपराध माना जाता है और अगर इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई तो अशोक गहलोत के सामने मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री पर बेहद गंभीर आरोप लगा। क्योंकि उस वक्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, केवल मुख्यमंत्री पर नहीं, उस वक्त के डीजीपी, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जो अफसर हैं वो तमाम लपेटे में आएंगे कि एक बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है और कांग्रेस की सियासत में भी भूचाल आ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट पर के फोन टैप कराए गए, ये अब दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और अशोक गहलोत क्या सफाई देते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भवानी सिंह आपका। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज की सियासी सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार ही बदल दिया। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के रूप में तेज प्रताप यादव का नाम घोषित करने के बाद स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखने को मिली थी। इसके फौरन बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव एक बार फिर से कन्नौज से चुनावी मैदान में दम ठोकने वाले हैं और आज अब से कुछ देर बाद यानी अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे कन्नौज में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो कैंडिडेट ऐन वक्त पर बदला गया। तेज प्रताप यादव, पहले उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, लेकिन
चूंकि नाराजगी थी समाजवादी पार्टी के लोगों में, तो इसको देखते हुए अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। और कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का घमंड टूट रहा है। पहले किसी को भी लड़ाकर जिताने का अखिलेश यादव का घमंड अब टूट रहा है। बता दें आपको, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं अब उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीधे सीधे बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का घमंड टूट रहा है। पहले किसी को भी लड़ाकर जिताने का एक तरह से दावा किया जा रहा था, लेकिन अब वो घमंड टूटता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सफाई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए, यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड के किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। देश का सियासी पारा हाई हो रहा है। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की एक चुनावी सभा थी, जहां अपने संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को इलेक्शन होना है और 26 अप्रैल को शुक्रवार का दिन है और इस दिन को ना तो शैतान की कामयाबी होगी और ना ही शैतानी ताकत कामयाब होगी। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी को शायद ये मालूम नहीं है कि वो खुद जिन्ना का जिन लेकर घूम रहे हैं। शैतान जिसको बता रहे हैं, उस शैतान को डब्बे में बंद करने का मंत्र हम जानते हैं। शायद ओवैसी को पता नहीं है कि वो खुद जिन्ना का जिन लेकर के शैतान जिसको बता रहे हैं, शैतान को डब्बे में बंद करने का भी मंत्र हम जानते हैं। सारे शैतान को बंद करके उन्हीं के जिम्मे छोड़ दूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में जमकर पसीना भी बहा रही हैं। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं नेताओं की जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। इस बीच एआईयूडीएफ के प्रमुख हैं बदरुद्दीन अजमल नगांव में एआईयूडीएफ उम्मीदवार अमीनुल इस्लाम के सपोर्ट में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो सांसद बनते ही 700 नए मदरसे खोलेंगे। मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे? ये जो पूरा ओवरऑल मुकाबला है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ओवरऑल मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। एनडीए इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, एनडीए बहुत नीचे आएगी। और सर 700 मदरसों वाले अपने बयान को लेकर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। बिल्कुल, हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे। मॉर्निंग प्राइम में खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस कैंडिडेट और सांसद अजय निषाद को विरोध का सामना करना पड़ गया। टिकट मिलने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे अजय निषाद को रोड शो के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए, विरोध में नारेबाजी भी की। आरोप है कि कोरोना काल में अजय निषाद ने तबलीगी जमात के लोगों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था और यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव के बीच
अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के 10 बड़े लीडर्स उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि सही वक्त पर उन सभी बीजेपी नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा और पश्चिम बंगाल से बीजेपी का सफाया होगा। ইডির ভয় দেখিয়ে তাপস রায়কে নিয়ে গেছে বিজেপি, প্রার্থী নেই, তৃণমূল থেকে নিয়ে গিয়ে প্রার্থী করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে 48 ঘন্টার মধ্যে ওদের আরেকজন এমএলএ ভাঙিয়ে তৃণমূলে এখনো 10 জন লাইনে আছে। ঠিক টাইমে দরজা খুলবো, এই দরজাকে উঠিয়ে দেবো বাংলা থেকে। আমি প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন। और पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक ने ममता बनर्जी पर इस बीच बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता और अभिषेक बनर्जी चुनाव में जितनी ज्यादा रैलियां करेंगे उतना ही ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस टूटने वाली है, हालत उसकी ठीक नहीं। देखिए, जितना ज्यादा रैली ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे उतना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। लेकिन ये सच है कि टीएमसी की हालत ठीक नहीं है और पार्टी टूटने वाली है। लेकिन मुझे लगता है इस बार जनता दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है मोदी जी को लोग आशीर्वाद देंगे और मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गर्मी भी प्रचंड होती जा रही है और इस प्रचंड गर्मी का असर नेताओं और चुनावी रैलियों पर भी दिखने लगा है, नजर आने लगा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीजेपी की एक रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैली को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी बेहोश हो गए। इसके बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर आ गया। एक तरफ आसमान में सूरज प्रचंड होता जा रहा है तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होने वाला है। जैसे जैसे चरण पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी तेज करती जा रही हैं। लेकिन भीषण गर्मी का असर न केवल रैलियों में उमड़ने वाली लोगों की भीड़ बल्कि एक के बाद एक रैलियां कर रहे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए भी आफत बनती जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। ये घटना तब हुई जब वो एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया जिसमें वो रैली को संबोधित करने के दौरान अचानक बेसुध हो गए। इसके बाद मंच पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नितिन गडकरी के सुरक्षा कर्मियों और मंच पर मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे। हालांकि इस घटना के कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बेहोश होने की वजह गर्मी बताई। उधर भीषण गर्मी की वजह से नितिन गडकरी के मंच पर बेहोश होने की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एक बार फिर 3 महीने लंबे चुनावी कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। हेलिकॉप्टर चढ़े आशा ওই হেলিকপ্টারটা একবার বসে দেখুন, আগুনে না ওটা আগুনের মতো জ্বলে আর ওখানে কোনো ঠান্ডা নেই, টোটাল লু বইছে। হেলিকপ্টারটা রৌদ্রে থাকা মানে মনে রাখবেন 50 ডিগ্রিতে আমায় আসতে হয় এবং ওখানে আগুন জ্বলছে, মাঠে আগুন জ্বলছে। এত তীব্র দহনের মধ্যে 3 মাস ধরে ইলেকশন কমিশন বিজেপিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে 3 মাস ধরে ইলেকশন করছে। बीजेपी नेता नितिन गडकरी इससे पहले भी 2018 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे। तब महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल विद्यासागर राव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने ही नितिन गडकरी को संभाला था। उस दौरान ये जानकारी सामने आई कि उनका शुगर लेवल कम हो गया था और उसी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। बाद में उन्हें मिठाई खिलाकर पानी पिलाया गया था।